सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं ठीक हैं, अच्छे हैं, मस्त और स्वस्थ हैं। अपनी पढ़ाई को निरंतर आप लोग जारी रख पा रहे हैं। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार में, नेवरी परिवार में। और स्वागत करने के लिए तैयार हमेशा की तरह आपका होस्ट, आपका दोस्त विजेंद्र सिंह नेवरी। तो साथियों, हो जाओ तैयार। अपनी सीरीज चल रही भारतीय संविधान की, टू द पॉइंट, नो बकवास, सीधी क्लास। अब अपनी बात चल रही थी संविधान के भाग संख्या 2 में। भाग संख्या 2 को अपन ने पूरा किया और आज अपनी क्लास होगी संविधान के भाग संख्या 3 से संबंधित। पहला प्रश्न यह बनता है कि भाग संख्या 3 में अनुच्छेद कहां से लेके कहां तक है? अनुच्छेद 12 से लेके और 35 तक है। आखिर संविधान के भाग संख्या 3 में क्या बातें हैं? नंबर 1 में अपन ने पढ़ा संघ एवं राज्य क्षेत्र। उसके बाद नंबर 2 में अपन ने चर्चा की नागरिकता की। और संविधान का भाग संख्या 3 जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, ये हमें जानकारी देता है मूल अधिकारों के संबंध में। किसके संबंध में जानकारी देता है? मूल अधिकारों के संबंध में जानकारी देता है। अब फिर आपका प्रश्न बनेगा कि मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार, अधिकार और कर्तव्य दो शब्द हैं। इनमें मूल शब्द क्यों जुड़ा? क्योंकि भारतीय संविधान के मूल तत्व हैं, लोकतंत्र के आधारभूत तत्व हैं। ये शासक और शासित के मध्य संबंध को परिभाषित करते हैं। ये राज्य की तानाशाही को नियंत्रित करते हैं और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी हैं। इसलिए ये मूल है। फिर बात आई कि मूल तो इसलिए अधिकार। अधिकार का मतलब जिसकी मांग की जाए, जिसको मांगा जाए, जिसको चाहा जाए, और वो मांगना, वो चाहना सिस्टमेटिक ढंग से हो। तो हमारे संविधान ने हमें दिया है। हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं और ये अधिकार संविधान के मूल में है, संविधान के मूल ढांचे में है। और जो सरकार की तानाशाही को सीमित करेंगे, जो सरकार और जनता के संबंधों को परिभाषित करेंगे कि कहां सरकार को क्या करना है, कहां जनता को क्या करना है, सरकार किस प्रकार से व्यक्तियों के, नागरिकों का हनन नहीं कर सकती, देश के नागरिकों का। अब बात यह आती है कि मौलिक अधिकार का भाव हमने कहां से लिया? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है, लेकिन यह बात अपन ने ली कहां से? साथियों गौर करना, यानी मौलिक अधिकार जैसा कि पहले भी संविधान के स्रोतों में चर्चा कर चुके अपन ने कहां से लिए? अमेरिका से। यानी मौलिक अधिकार अपन ने कहां से ग्रहण किए? अमेरिका से। हालांकि फ्रांस ने भी मौलिक अधिकारों का सिस्टम बनाया था, लेकिन जिस देश के संविधान में मौलिक अधिकारों की विस्तार से चर्चा की गई थी, अब वो अमेरिका था। और अमेरिका से हमने मौलिक अधिकारों की अवधारणा ग्रहण की है। अगली बात की अपन ने अमेरिका से ग्रहण कर लिया, चलो ठीक बात है। यह अधिकारों का एक प्रपत्र है, भाग 3। भाग 3 क्या है? भाग 3 अधिकारों का प्रपत्र है। और ये जो साथियों अधिकारों का प्रपत्र है, इसी प्रपत्र को कहा जाता है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। अब ये मैग्ना कार्टा क्या लोचा है, ये तो आप बता दीजिएगा। आपको यहां इतना याद रखना है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर बनेगा भारतीय संविधान के भाग 3 को कहा जाता है। अब एक प्रश्न और पूछ लेता हूं मैं आपसे, बात चली रही है तो पूछना लाजमी, कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ये तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा है। जब अपन भारतीय शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समय तक, इस बीच में कहीं ना कहीं ऐसा कोई अधिनियम आया था क्या? ऐसा कोई कानून आया था क्या? ऐसा कोई नियम बना था क्या, जिस नियम को अपन कह सकते हैं ये भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा है? जी हां, बिल्कुल बिल्कुल, आप जो सोच रहे हैं वो सही है। 1854 का जो वुड डिस्पैच था,
उस वुड डिस्पेस को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा यानी एक अधिकारों का प्रपत्र है जो सबसे पहले इंग्लैंड में जारी किया गया था। अपने भारतीय संविधान की बात करें, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को, इसमें मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। और ये व्यवस्था हमने ग्रहण कहां से की है? तो आपका उत्तर बनेगा ये व्यवस्था हमने अमेरिका से ग्रहण की। अब बात आती है कि मौलिक अधिकारों में कितने अधिकार हैं, पहले कितने थे, अब कितने हैं, और ये कौन से अनुच्छेद में क्या क्या बातें की गई हैं। साथियों गौर कीजिएगा, अपन चले, हाँ स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बोर्ड शायद साफ दिखाई दे रहा होगा आपको, बिल्कुल हाँ सही। यानी अपन थोड़ा सा जुकाम हो गया है, बच के रहो, कोरोना चल रहा है, स्वस्थ रहोगे तो सब कुछ हो जाएगा, है ना, और स्वस्थ नहीं रहोगे तो ये दुनियादारी यहीं पड़ी रह जाएगी। तो साथियों एक निवेदन है, बेवजह घर से बाहर ना निकले, स्टे होम स्टे सेफ, घर पे रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। जब आपको जरूरी हो जाए कि अब तो घर से बाहर निकलना ही है तभी बाहर निकलें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और ये जो मुहिम चला रखी है निःशुल्क ज्ञान गंगा की, इसको आप आगे से आगे बढ़ाइएगा। घर बैठे आपको निःशुल्क और क्वालिटी युक्त शिक्षा लेनी है तो इस मुहिम को आप आगे बढ़ाइएगा। इसका कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क है। आप लोगों का एक शेयर हो सकता है किसी व्यक्ति की जिंदगी को बदल के रख दे, इसलिए शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें, दिल लगा के शेयर करें। यह आपका परिवार है, अपना परिवार है, नेवरी परिवार। तो नेवरी परिवार को आगे बढ़ाना, इसको मजबूत करना, ये आप सभी के हाथ में। हम रहें ना रहें, ये वतन रहना चाहिए, वही बात है। जब इस दुनिया से चले जाएंगे ना, तब भी ये वीडियो यूट्यूब पे पड़ी रहेंगी। आज से 100 साल बाद में भी, 200 साल बाद में भी ये अगर यूट्यूब रहा तो ये वीडियो पड़ी मिलेगी। तो आपसे अधिक से अधिक ये निवेदन है कि जब तक सांस है तब तक आस है। सांसें हैं और ये सांसें अगर आप लोगों के काम आ जाएं तो अच्छी बात है। तो अधिक से अधिक आप साथियों तक शेयर किया करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। कोरोना चल रहा है, ना जाने कब क्या हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता साथियों। तो आप शेयर अधिक से अधिक किया करें। अब बात करते हैं भाग 3 की, 12 से 35। हमने यहां पे एक शब्द लिखा मूल अधिकार। साथियों पहली बात तो यह है कि ये जो मूल अधिकार हैं, इन मूल अधिकारों की कुछ विशेषताएं, कुछ बातें वो ओपन कर लेते हैं। नंबर 1 पे मैं यहां लिख देता हूं, ये मौलिक अधिकार भारतीयों के साथ साथ, किसके साथ साथ भाई साहब? तो याद रखेंगे, भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को प्राप्त है, विदेशियों को भी प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि अकेले भारत वाले लोगों को प्राप्त है। अब आप कहेंगे विदेशियों को प्राप्त है, बिल्कुल विदेशियों को प्राप्त है भाई साहब। चाहे आप अनुच्छेद 15 में जो है उसकी बात कर लें, चाहे अनुच्छेद 16 में उसकी बात कर लें, चाहे अनुच्छेद 19 में उसकी बात कर लें, और चाहे 29 और 30 में है इनकी बात कर लें। केवल ये है जो भारतीय लोगों के पास है। बाकी हर एक अधिकार भारतीय लोगों के साथ साथ जो विदेशी लोग हैं, जो भारत में आते हैं घूमते हैं, उनके लिए भी लागू। नंबर पहली बात। दूसरी विशेषता यह है कि भारतीय मौलिक अधिकार व्यापक है एवं विस्तृत है। यानी अमेरिका से हमने ये व्यवस्था ली है, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका के संविधान में इतना व्यापक और विस्तृत जो मौलिक अधिकारों का वर्णन है वो नहीं किया गया। नंबर 3, ये असीमित नहीं है, असीमित नहीं लिख रहा हूं मैं, ये असीमित नहीं है। यानी इनके भी बाउंड्रीज हैं, सीमाएं हैं। मतलब ये जो अधिकार है ये क्या है साथियों? ये वाद योग्य है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मौलिक अधिकार क्या वाद योग्य है या नहीं।
तो आपका उत्तर बनेगा जी हां, वाद योग्य है। असीमित नहीं है मतलब सीमित है, और सीमित होने का मतलब आप समझिएगा राज्य द्वारा इन पर अयुक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी राज्य इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है, यह कोई खुला सिस्टम नहीं है। और प्रतिबंध लगाया, वो प्रतिबंध सही है या गलत है, यह निर्णय न्यायालय अपने आप कर लेगा। मुद्दा यह उठता है कि क्या मौलिक अधिकार सीमित हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सीमित है, सीमित है। यहां लिख रखा है असीमित नहीं है। शब्दों के फेर में मत उलझ जाना। असीमित शब्द आ गया तो असीमित नहीं है, असीमित का उल्टा सीमित। क्या सीमित है? बिल्कुल सीमित है। ये वाद योग्य है और राज्य सरकार इन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। और सही गलत की जब बात आती है तो उसका निर्णय तो कौन करेगा? उसका निर्णय तो न्यायालय अपने आप कर देगा। इसके बाद अगला पॉइंट, ये न्यायोचित है। ये क्या है? न्यायोचित है। न्यायोचित का मतलब आप यूं समझिएगा, अगर उल्लंघन होता है, इधर लिख देता हूं मैं, अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम लोग कहां जा सकते हैं? न्यायालय में जा सकते हैं। और मजे की बात सुनिएगा, न्यायालय में जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि न्यायालय हमें गारंटी देता है। अब आप कहेंगे किस चीज की गारंटी देता है? न्यायालय साथियों गारंटी देता है हमें कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा। अब आप कहें कौन सा न्यायालय देता है? अमूमन मामलों में, सामान्य मामलों में देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट नहीं जाया जा सकता। सामान्य मामलों की बात कर रहा हूं मैं। हाई कोर्ट जो फैसला देता उसके बाद अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंदर वहां जाके अपील कर सकते हैं। लेकिन बात जब आती है मौलिक अधिकारों की, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और हम लोग हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। यानी उच्चतम न्यायालय जो अपने पूरे देश का एक सुप्रीम, वहां डायरेक्ट जा सकते हैं, सीधे जा सकते हैं। और हाई कोर्ट में तो जैसे जाने, न्यायालय में गारंटी देता है। न्यायालय किस चीज की गारंटी दे रहा है? न्यायालय गारंटी दे रहा है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी बात, ये जो अधिकार है, इन अधिकारों को संसद कम कर सकती है, कटौती कर सकती है। यानी मैं यूं कह दूं कि संसद द्वारा अधिकारों में कटौती की जा सकती है, लेकिन वो कटौती संविधान संशोधन से होगी। और संविधान संशोधन से होने के साथ साथ वो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करने वाली नहीं होनी चाहिए। संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करने वाली वो विधि नहीं होनी चाहिए। यानी मैं यहां अगला पॉइंट लिख सकता हूं, जगह नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे लिखते हैं अपन। शाबाश है, वेरी गुड। चले भाई आगे। हाँ, अब देखिएगा, इसके बाद बात आती है कि ये तो होगी सामान्य बात है, चलो ठीक है। अब छठा पॉइंट आप नोट लगा के लिख लीजिएगा। नोट कितने का भी लगा सकते हैं, जो मर्जी आपकी, नोट आपके आप लगा सकते हैं। अब साथियों गौर करना, ये अगला पॉइंट ये है कि अधिकार स्थायी नहीं है। अधिकार स्थायी नहीं है मतलब क्या समझे? स्थायी नहीं है ऐसे, संसद द्वारा कटौती की जा सकती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा
44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उस अधिकार को हटा दिया गया और उसे कानूनी अधिकार की संज्ञा दी थी। अब बात आती है, ये तो होगी समाप्ति, कटौती, लेकिन संसद द्वारा या अपन कहें राज्य, लिख देता हूं राज्य ठीक रहेगा यार, या मैं अलग लैंग्वेज लिख देता हूं, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कुछ अधिकारों को छोड़कर, कुछ अधिकारों को छोड़कर, ध्यान देना, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कुछ अधिकारों को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। ध्यान देना, निलंबन किया जा सकता है। अब ये कौन से मौलिक अधिकार हैं जिनको कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता? कमेंट करके आप बता दीजिए। अब हमने बात की कि भारतीयों के साथ विदेशियों को है, कुछ भारतीयों को अकेलों को है, वाद योग्य है, ये सीमित है, असीमित नहीं है। राज्य युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है, प्रतिबंध लगाया वो गलत है या सही है, न्यायालय का काम है, वो करेगा। न्यायोचित है, उल्लंघन पे न्यायालय में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि न्यायालय हमें गारंटी देता है भाई साहब। कौन सा? सुप्रीम कोर्ट भी देता है, हाई कोर्ट भी देता है। और संसद द्वारा इनपे कटौती की जा सकती है, लेकिन कैसे? संविधान संशोधन के द्वारा, और राष्ट्रीय आपातकाल के अंदर इनका निलंबन किया जा सकता है, कुछ को छोड़कर। वो कुछ कौन से? कमेंट करके आप बता दीजिए। अब साथियों इसके बाद अगली बात आएगी, इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब अपन अनुच्छेद 12 से लेके और जो 35 तक अनुच्छेद है उनकी अपन लोग चर्चा करने वाले। 12 से 35 में क्या क्या बातें आएंगी, इन सभी बातों की अपन यहां पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा क्या क्या बात है। अब हाँ चले चल रहे हैं। यहां अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है, क्या लिखा गया है, कैसे लिखा गया है और क्यों लिखा गया है, सबकी चर्चा करें। संविधान का अनुच्छेद 12 ये क्या कहता है? पहली बात तो भी मैंने कहा कि मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध संरक्षण है, संरक्षण है। अब बार बार एक शब्द आएगा काम में, इस शब्द का आपको पता होना चाहिए कि राज्य शब्द की जो परिभाषा है मित्रों, मैं यहां लिख देता हूं, राज्य शब्द की परिभाषा। भैया बार बार एक शब्द काम में लेंगे, राज्य राज्य राज्य, आखिर ये राज्य लफड़ा क्या है? राज्य का मतलब क्या है? क्या अपना राज्य राजस्थान है? वैसे नहीं। राज्य का मतलब है नंबर 1 केंद्र की विधायिका, यानी जिस प्रकार केंद्र में कानून बनता है वो विधायिका। उसके बाद नंबर 2 राज्य की विधायिका में सभी शामिल हो गए साथियों। उसके बाद स्थानीय निकाय, छोड़ा किसी को नहीं है। इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, चाहे LIC वगैरह है, ये चीजें। और निजी वे संस्थाएं
जो सरकार की तरफ से काम कर रही हैं, वो निजी संस्थाएं भी शामिल है, जो सरकार के एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं, सरकार की तरफ से काम कर रहे हैं, वो ये सभी राज्य की परिभाषा में शामिल किए जाएंगे। अब बात आता है, यहां लिखा मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध संरक्षण है। अब चाहे केंद्र की सरकार, चाहे राज्य की सरकार, चाहे स्थानीय सरकार और चाहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अगर ये इकाइयां, मैं लिख दूं, इन इकाइयों के कार्यों को अदालत में तब चुनौती दी जा सकती है, जब इनसे अधिकारों का हनन हो। इनसे अधिकारों का क्या हो? हनन हो। यानी राज्य शब्द को बिल्कुल स्पष्ट किया गया अनुच्छेद 12 में। अभी मौलिक अधिकार कौन से, वो शुरू ही नहीं हुए। अभी तो पहले की बात है कि राज्य शब्द का जो अर्थ है, राज्य शब्द की जो परिभाषा है, ये कौन से अनुच्छेद में? ये 12 में, कि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध संरक्षण देते हैं। चलो ठीक है, लेकिन राज्य में कौन कौन शामिल है? केंद्र की विधायिका शामिल है, राज्य की विधायिका शामिल है, स्थानीय निकाय शामिल है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल है और निजी क्षेत्र के वो उपक्रम भी शामिल है जो सरकार की एजेंसी के रूप में, सरकार की संस्था के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगर ये सारे के सारे कोई ऐसे कार्य करते हैं जो कार्य अधिकारों के हनन से जुड़ा हुआ हो, तब इन कार्यों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ये कौन सा अनुच्छेद ताकत देता है हमें? यह अनुच्छेद 12 कहता है। यानी 12 में राज्य की परिभाषा है, तो राज्य में ये चीजें शामिल आपको याद रखनी। उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है। तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, अगर पहली बार आप चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलेंगे। बना ना? शाबाश, वेरी गुड। चले भाई आगे चलते हैं। अब देखिएगा साथियों, बात आती है कि अनुच्छेद 13 में क्या चर्चा की गई है। भाई 12 में तो राज्य शब्द की बात आ गई, अब 13 क्या कहता है? 13 भी कुछ अच्छा ही कहेगा, सुनिएगा। 13 कहता है, अनुच्छेद 13 कहता है मित्रों कि मूल अधिकारों, क्या कहता है? मूल अधिकारों से असंगत, मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण, या मूल अधिकारों से असंगत या इनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। भाई साहब क्या होंगी? शून्य होंगी। सुनिएगा, यानी मूल अधिकार जो है हमें दिए हैं संविधान ने, अगर उन अधिकारों से असंगत यानी उनसे मैच नहीं खाती हुई और इनका अल्पीकरण यानी इन अधिकारों को कम करने वाली अगर कोई विधि बना दी जाती है, तो वो विधि क्या है? शून्य है। मैं नहीं कह रहा, हम नहीं कह रहे, ये बात संविधान का अनुच्छेद 13 कह रहा है। समझ में आ रही बात? कि मूल अधिकारों से असंगत या इनका अल्पीकरण करने वाली विधियां क्या होंगी? ये विधियां शून्य होंगी। क्या होंगी? ये विधियां शून्य होंगी। बात आ रही समझ? अब ये विधियां तो शून्य होंगी, चलो ठीक है,
ये मूल अधिकारों से असंगत या इनका अल्पीकरण करने वाली विधियां सुनने हैं। लेकिन इस विधि शब्द में आप किन किन चीजों को शामिल करोगे, ये भी अच्छा प्रश्न है। भाई आपने कहा कि इनका अल्पीकरण करने वाली विधियां सुनने होगी। अब इस विधि शब्द में आप किन किन को शामिल करोगे? नंबर 1 आप शामिल कर सकते हैं संसदीय अधिनियम, कानून, यानी संसद द्वारा बनाया हुआ कोई कानून। नंबर 2 पे आप शामिल कर सकते हैं राष्ट्रपति का अध्यादेश। यह भी कानून की भांति काम करता है। जब संसद सत्र में नहीं होती है उस टाइम अगर राष्ट्रपति अध्यादेश निकाल दे वो भी कानून है। नंबर 3 राज्य विधानमंडल का कानून। नंबर 4 राज्यपाल का अध्यादेश। नंबर 5 कोई उपविधि बना दी जाए। नंबर 6 कोई नियम बना दिया जाए। नंबर 7 नियम के बाद में मान लेते हैं कोई विनियम बना दिया जाए। नंबर 8 मान लेते हैं कोई गैर कानूनी, जैसे कोई परंपरा है। 1 मिनट, हाँ, जैसे कोई परंपरा है, जैसे कोई रूढ़ी है या अन्य कोई भी है। ये सारी चीजें विधि हैं, यानी मूल अधिकारों से असंगत या इनका अल्पीकरण करने वाली विधियां सुनने होंगी। चाहे वो संसद कानून बनाती है वो भी सुनने हैं, अगर वो मौलिक अधिकारों से असंगत है और उनका अल्पीकरण करता है। राष्ट्रपति का चाहे अध्यादेश है, चाहे राज्यपाल का अध्यादेश है, चाहे राज्य विधानमंडल का उपविधि है, नियम है, विनियम है, चाहे वो परंपरा है, रूढ़ी है, मतलब कोई भी है, चाहे वो कोई आदेश क्यों नहीं है, ये सब सुनने हो। लॉकडाउन लगा तब भी अपने को खाने पीने की चीजों की छूट मिल रही थी ना, क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता। अगर ऐसा नहीं होता तो जिएंगे कैसे? तो कोर्ट में चले जाएंगे। मतलब यह है साथियों कि मूल अधिकारों से असंगत या इनका अल्पीकरण करने वाली विधियां सुनने होंगी। ये 13 कहता है। छींक आने की कोशिश कर रही है। ये विधियां हैं, कौन कौन सी नहीं आई फिर भी कोई दिक्कत नहीं। संसदीय कानून, राष्ट्रपति का अध्यादेश, राज्य विधानमंडल, राज्यपाल का अध्यादेश, उपविधि, नियम, विनियम आदि आदि। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? ऐसा अगर होता है, अगर हनन होता है तो हम कहां जा सकते हैं? हम न्यायालय में जा सकते हैं और न्यायालय में जाके चुनौती दे सकते हैं। ये कौन कहता है भाई साहब? ये अनुच्छेद 13 कहता है। कौन कहता है? अनुच्छेद 13। समझ में आ रही कहानी? आ रही तो लाइक तो कर दो एक बार और शेयर करो फटाफट से। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप, है ना, फिर आगे चलें। अब साथियों बात करेंगे अपन कि ये अपन ने चर्चा कर ली अनुच्छेद 12 और 13 की। अब 14 से लेके आगे तक तो मूल अधिकार ही है। पहले मूल अधिकार कितने थे? पहले मूल अधिकार थे 7। अब कितने हैं? अब है 6। कौन सा हटा? संपत्ति का। कब हटा? 44वें संशोधन 1978 के द्वारा हटा। अब बात यह आती है कि अब है कौन कौन से, तो बता दूं मैं आपको। एक तो कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार। एक कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। एक कौन सा अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। एक कौन सा अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। एक कौन सा अधिकार है?
यह है संस्कृति और शिक्षा के संरक्षण का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा के संरक्षण का अधिकार, और एक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये जो 6 अधिकार हैं, इनमें कौन कौन से अधिकार में कौन कौन से अनुच्छेद है? मन में प्रश्न आया होगा आपके। ये 14 से लेके 18 तक है, ये 19 से लेके 22 तक है, ये 23 से लेके 24 तक है, ये 25 से लेके 28 तक है, ये 29 और 30 है, 31 को निकाल दिया, और ये क्या है 32 है। फिर आप कहेंगे 33, 34, 35